हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भंडार विद कौशल में। पिछले वीडियो में हम लोग मराठा साम्राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से शिवाजी, उसके बाद आने वाले छत्रपति जिसमें मुख्य रूप से शाहू, आने वाले पेशवा जिसमें हम लोग ने मुख्य रूप से आपका बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव का अध्ययन कर चुके थे। तो बालाजी बाजीराव जो तीसरे मुख्य पेशवा के रूप में उभर के आते हैं, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहब को जो मूल नाम था वो धोंदू पंत भी था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध स्टार्ट होता है, जो 1761 ईस्वी की घटना है। क्या रहा इस पानीपत के तीसरे युद्ध का कारण, उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के साथ ही ये पानीपत का तीसरा युद्ध प्रारंभ होता है। कौन था अहमद शाह अब्दाली? तो नादिर शाह जो ईरान का बादशाह था, तो नादिर शाह का सेनापति के रूप में ही अहमद शाह अब्दाली आते हैं। और अहमद शाह अब्दाली भी भारत पर जो आक्रमण करते हैं वो केवल लूटपाट के उद्देश्य से ही करते हैं, और इन्हीं के लूटपाट के उद्देश्य से इस युद्ध का प्रारंभ होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध के अगर तात्कालिक कारण को देखा जाए तो ये क्या था, तो अहमद शाह अब्दाली के समय में ही मराठों द्वारा लाहौर वाले क्षेत्र से तैमूर शाह के निष्कासन ही पानीपत के तीसरे युद्ध का तत्कालिक कारण के रूप में उभर के आता है। जो आपके अहमद शाह अब्दाली होते हैं वो लाहौर क्षेत्र में अपने एक वायसराय या राजदूत जिसका नाम था तैमूर शाह, उसे नियुक्त करते हैं, लेकिन मराठे जो होते हैं इस तैमूर शाह को यहाँ से निकाल देते हैं, और यही वास्तविक या तत्कालिक कारण बनता है आपका पानीपत के तीसरे युद्ध का। इसके अलावा जो पानीपत का तीसरा युद्ध का एक और कारण बनता है, जो मराठे भी होते हैं वो हिंदू पदशाही की भावना से ओतप्रोत होकर ये दिल्ली पर अपना अधिकार जमाने की सोच रहे होते हैं। कौन? मराठा। और इसी को लेकर मराठे और अफगान जो आपके अहमद शाह अब्दाली होते हैं वो इस युद्ध में भिड़ जाते हैं। और क्या होता है इस युद्ध का परिणाम, जो हम आगे जानने का प्रयास करते हैं। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो आपका 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो ये छोटा डेट भी आपको याद रखना है, 14 जनवरी 1761। इस युद्ध में जो मराठा का जो प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं वो होते हैं आपके सदाशिव राव और एक विश्वास राव। विश्वास राव जो होते हैं वो केवल नाम मात्र के सेनापति होते हैं। वही मराठों की पैदल सेना एवं तोपखाने जो यूरोपीय पद्धति पर आधारित है, यूरोपीय तकनीक पर आधारित है, और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो इब्राहिम खां गारदी कर रहे होते हैं। तो ये आपका पानीपत के तीसरा युद्ध जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध में मराठे जो होते हैं बहुत बुरी तरह पराजित हो जाते हैं, और अफगान जो होते हैं, अहमद शाह अब्दाली जो होते हैं, काफ़ी सारा धन संपत्ति यहाँ से लूट कर अपने क्षेत्र वापस लौट आते हैं। तो एक तरफ अहमद शाह अब्दाली वापस चले जाते हैं और जो मराठे होते हैं वो पराजित हो जाते हैं, और यही वो समय होता है जब ब्रिटिशों को मौका मिल जाता है भारत में अपने क्षेत्र विस्तार करने का। साथ ही साथ सिखों को भी अपना साम्राज्य स्थापित करने का मौका मिल जाता है। सिख साम्राज्य का संपूर्ण वीडियो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसके अलावा क्या रहा मराठों की पराजय का कारण, इसके हार का कारण क्या रहा, वो हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि अहमद शाह अब्दाली की जो सेना थी वो सबसे अधिक मात्रा में थी मराठों के सेना के मुकाबले में, या यह भी एक कारण था मराठों के पराजय होने का। इसके अलावा जो उत्तर भारत की जितनी भी मुस्लिम शक्तियाँ थी वो सभी अहमद शाह अब्दाली का साथ दे रहे थे, मराठों का सहयोग कोई नहीं कर रहे थे। तो ये भी एक कारण बनता है। इसके अलावा आंतरिक मतभेद के कारण जो राजपूत, जाट और सिख हिंदू थे ये भी मराठे का सहयोग नहीं कर रहे होते हैं। साथ ही जो मराठा सैनिक होते हैं, जो उस समय युद्ध चल रहा होता है, उस समय इनके शिविर में अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा सैनिक संगठन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अहमद शाह अब्दाली की जो सेना थी वो मराठों की सेना से काफ़ी शक्तिशाली थी और सर्वश्रेष्ठ थी। तो ये कुछ कारण बन जाते हैं मराठों की पराजय के कारण के। इसके अलावा जब मराठे पराजित हो जाते हैं तो ब्रिटिश उदय का रास्ता क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। चूँकि ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ये बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। बालाजी बाजीराव इस युद्ध का जो हार होता है वो इस हार को सहन नहीं कर पाते हैं और अंततः उनकी
मृत्यु हो जाता है। तो बालाजी बाजीराव इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पानीपत के तीसरा युद्ध का कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। तो बालाजी बाजीराव के बाद जो आपके अगले पेशवा के रूप में आते हैं वो होते हैं माधवराव नारायण प्रथम। माधवराव नारायण प्रथम, जिनका शासनकाल 1761 से 1772 तक होता है। ये पानीपत के तीसरा युद्ध में मराठों की इतनी हार के बाद, इतना जो मतलब बुरा दशा होने के बाद भी ये मराठों की जो खोई शक्ति है वो पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं माधवराव नारायण प्रथम। इसने हैदराबाद के निज़ाम को पराजित कर, उसके अलावा यहाँ तक कि जो आपके मैसूर के जो हैदर अली होते हैं, मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए मजबूर कर देते हैं माधवराव नारायण प्रथम। साथ ही जो राजपूत, जो जाट, जो लुहेला सरदार जो होते हैं, जो मराठों के विरोध में होते हैं, उन पर भी अपना विजय प्राप्त कर उनको अपने अधीन में कर लेते हैं। इसके अलावा जो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, जो इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेज़ों के पेंशन पे जी रहे होते हैं, उन्हें ये जो माधवराव नारायण प्रथम होते हैं, ये इन्हें वहाँ से हटाकर दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं। कब? तो 1771 ईस्वी में। और यहाँ पे जो मराठों के पेंशन भोगी बन जाते हैं। कौन? तो शाह आलम द्वितीय, जो मुग़ल बादशाह होते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चूँकि पानीपत के युद्ध में खोई हुई अपनी मराठा शक्ति को पुनः प्राप्त करने में ये जो माधवराव नारायण प्रथम होते हैं ये काफ़ी सफल भी होते हैं, लेकिन अपने शक्ति को ये धीरे धीरे बढ़ा ही रहे होते हैं कि अचानक इनकी 1772 ईस्वी में असमय इनकी मृत्यु हो जाती है। 1772 ईस्वी में इनकी असामयिक मृत्यु जो होती है, मृत्यु होने के बाद जो मराठा शक्ति होती है एक बार पुनः बिखर जाती है। इन्हीं के मृत्यु पर जो एक इतिहासकार थे ग्रांड डफ, उनका कहना था कि मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत का तीसरा युद्ध जितना खतरनाक या जितना हानिकारक या क्षतिपूर्ण नहीं हुआ, उससे ज़्यादा कहीं हानि आपका इस माधवराव नारायण प्रथम के मृत्यु के बाद हुआ। तो ये आपको माधवराव नारायण प्रथम के बारे में इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगले पेशवा के रूप में आते हैं वो होते हैं नारायण राव। तो नारायण राव ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं रहते हैं, 1772 से 73 यानी कि लगभग 1 साल तक ये रहते हैं। और 1 साल के बाद जो इनके चाचा होते हैं जिनका नाम होता है रघुनाथ राव, रघुनाथ राव को राघोवा के नाम से भी जाना जाता है। तो रघुनाथ राव को रघुवा के नाम से जाना जाता है। और ये जो इनके चाचा होते हैं वो नारायण राव की हत्या कर देते हैं। किसके कहने पर? तो अंग्रेज़ों से कहने पर। और ये रघुनाथ राव जो होते हैं अंग्रेज़ों से मिले होते हैं। ये अंग्रेज़ों से मिलकर अगले पेशवा के रूप में अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं और अगले पेशवा के रूप में आना चाहते थे। इसी प्रकार जब नारायण राव की हत्या हो जाती है तो इसके बाद जो अगले पेशवा के रूप में आने का जो कोशिश करते हैं वो होते हैं रघुनाथ राव। और इस प्रकार चूँकि रघुनाथ राव जो होते हैं अंग्रेज़ों से मिलकर इनकी हत्या करते हैं, तो अब जो मराठों की जो राजनीतिक मामला था उसमें अंग्रेज़ों का भी हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। और यही कारण बनता है पहले आंग्ल मराठा युद्ध का। जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1775 से 82 ईस्वी में होता है, 1782 तक चलता है। इसमें जो आपके राघोवा होते हैं अर्थात रघुनाथ राव जो होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी से साठगांठ कर एक योजना बनाते हैं और आगे पेशवा बनने की योजना बना लेते हैं। तो राघोवा रघुनाथ राव जो होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से साठगांठ करके पेशवा बनने की योजना बना रहे होते हैं। और इसी के बीच 1775 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ एक संधि भी करते हैं जो सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है। ये सूरत की संधि 1775 में होती है रघुनाथ राव और अंग्रेज़ों के बीच। इस सूरत के संधि के तहत जो रघुनाथ राव होते हैं वो अंग्रेज़ों को कुछ पैसा देते हैं, लगभग 1.5 लाख रुपया मासिक खर्च के बदले ये अंग्रेज़ों से 2500 सैनिक सेवा की मांग करते हैं। जो 2500 जो सेवा सैनिक करेंगे, जो सैनिक होंगे वो इनकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और इसके अलावा अंग्रेज़ों को सालसेट जो बम्बई के पास का क्षेत्र था, सालसेट बसीन थाना का क्षेत्र अंग्रेज़ों को दे देते हैं। इसके बाद
1776 ईस्वी में पुनः एक पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि होती है। क्या था इस पुरंदर की संधि में? तो जब 1775 में सूरत की संधि के तहत इन्हें सेना अंग्रेज़ों की तरफ से मिलता है, तो उस सेना को लेकर ये पूना की ओर बढ़ रहे होते हैं वहाँ पे अपना अधिकार जमाने के लिए। लेकिन बीच में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन अचानक इनको नहीं मिल पाता है, बल्कि ये ईस्ट इंडिया जो अंग्रेज होते हैं ये इनके विरुद्ध ही युद्ध की घोषणा कर देते हैं। और इससे लेकर बड़गांव नामक एक जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा के बीच एक युद्ध होता है। और इस युद्ध के तहत जो पेशवा होते हैं वो इस युद्ध को जीत जाते हैं। चूँकि जब सूरत की संधि के तहत अंग्रेज़ों ने इनसे वादा किया था कि आप हमें कुछ 1.5 लाख रुपया मासिक खर्च दीजिएगा, हम आपको सेना देंगे। लेकिन बाद में पुरंदर की संधि के तहत ये जो सेना होते हैं ये मराठों का समर्थन नहीं करते हैं। और उसके अलावा ये जो क्षेत्र होते हैं सालसेट, बसीन, थाना, ये भी अंग्रेज वापस नहीं करते हैं। और ऊपर से जो अंग्रेज होते हैं वो मराठे पर ही आक्रमण कर देते हैं। कहाँ? तो बड़गांव में। लेकिन मराठा इस युद्ध को जीत जाते हैं और अंग्रेज़ों से एक संधि करनी पड़ती है, और अंग्रेज़ों को मजबूरन एक संधि करनी पड़ती है। चूँकि ये बड़गांव नामक जगह पे हुई थी इसलिए ये बड़गांव की संधि कहलाती है, जो 1779 में होती है। और इस संधि के तहत 1773 के बाद जितने भी जीते गए क्षेत्र थे वे मराठा क्षेत्र अंग्रेज जो होते हैं इन्हें वापस कर देते हैं मराठों को। तो ये आपको 3 संधि याद रखनी है कि 1775 में सूरत की संधि, 1776 में पुरंदर की संधि और 1779 में बड़गांव की संधि। चूँकि ये जो बड़गांव की संधि थी ये अंग्रेज़ों के लिए एक अपमानजनक संधि के रूप में उभर के आता है। लेकिन जो उस समय अंग्रेज़ों के जो वायसराय होते हैं वारेन हेस्टिंग्स, वो निरंतर बिना निराश हुए इस युद्ध को जारी रखते हैं। और इसी का नतीजा निकलता है कि अगले ही साल 1780 ईस्वी में अहमदाबाद, गुजरात, ग्वालियर आदि क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। और कुछ ही वर्षों बाद मजबूरन मराठों को अंग्रेज़ों के साथ एक संधि करनी पड़ती है। और ये संधि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है जो 1782 ईस्वी में होती है। 1782 ईस्वी में साल बाई की संधि। साल बाई की संधि क्या था? तो इसमें जो आगे एक सिंधिया आते हैं जो आपको आगे बताएंगे। तो सिंधिया की मध्यस्थता में अंग्रेज़ों और मराठों के बीच एक संधि होती है जिसे हम साल बाई की संधि जानते हैं। साल बाई की संधि के नाम से जानते हैं, जो 1782 ईस्वी में होती है। इस संधि के तहत जो एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश हैं वो छोड़ देते हैं। अंग्रेज़ों ने जो क्षेत्र जीता था और जो मराठों ने क्षेत्र जीता था वो एक दूसरे को वापस कर देते हैं। इस प्रकार जो अंग्रेज़ों का जो अधिकार वो सीमित रह जाता है, वो केवल सालसेट और एलिफेंटा द्वीप पर ही इनका अधिकार केवल सीमित रह जाता है। और पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है वो साल बाई की संधि के तहत समाप्त हो जाता है। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध में ये सारे संधि आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो अगले पेशवा के रूप में आते हैं वो आते हैं माधवराव नारायण द्वितीय। ध्यान देना है कि यहाँ पे माधवराव नारायण प्रथम आते हैं और यहाँ माधवराव नारायण द्वितीय हो जाते हैं, जो 1774 से 1795 तक रहते हैं। चूँकि नारायण राव की जब मृत्यु हुई थी तो इनकी जो विधवा थी जिनका नाम था गंगाबाई, और इनका एक पुत्र होता है और उस पुत्र का नाम रखा जाता है यही माधवराव नारायण राव द्वितीय, माधवराव नारायण द्वितीय। चूँकि ये माधवराव नारायण द्वितीय ये पेशवा के रूप में आगे आते हैं, लेकिन इनकी अल्प आयु होने की वजह से जो महाराष्ट्र का जो मराठा साम्राज्य का जो देख रेख यानी इनका जो प्रशासन चलता था वो 12 भाई अर्थात 12 सदस्यों की एक मंत्री परिषद करती थी। और इन्हीं 12 सदस्यों के मंत्री में से 2 शक्तिशाली पेशवा के रूप में उभर के आते हैं जिनका नाम था महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। तो ये माधवराव नारायण द्वितीय अल्प आयु होने की वजह से इनका जो मंत्री परिषद का जो कार्यकाल चलता था अर्थात इनका जो प्रशासन चलता था वो 12 भाई अर्थात 12 सदस्यों की एक मंत्री परिषद करती थी, और जिनमें मुख्य रूप से आपके महादजी सिंधिया थे और नाना फडणवीस थे। और ये मराठा साम्राज्य को काफ़ी आगे ले जा रहे होते हैं। लेकिन इसी समय 1795 में महादजी सिंधिया की मृत्यु और नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हो जाती है। और इसके बाद
जो अगले शासक के रूप में उभर के आते हैं वो होते हैं बालाजी बाजीराव द्वितीय, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में देखा जाए तो नाना फडणवीस जो होते हैं, नाना फडणवीस को मराठों का मैकिया वेली के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इनका जो मूल नाम होता है वो बालाजी जनार्दन भानु होता है। तो नाना फडणवीस से ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इन्हीं पेशवाओं के समय में मराठा साम्राज्य द्वारा कुछ अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है, अर्थात मराठा साम्राज्य कई टुकड़ों में बट जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सतारा में आपके छत्रपति, पूना में पेशवा, कोल्हापुर में ताराबाई, ग्वालियर में सिंधिया, बड़ौदा में गायकवाड़, इंदौर में होलकर और नागपुर में भोसले आते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार अगले पेशवा के रूप में माधवराव नारायण द्वितीय के बाद अगले पेशवा के रूप में आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय आते हैं, जो 1796 से 1818 तक रहते हैं। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय आपका राघोवा के पुत्र होते हैं। ये राघोवा कौन थे? तो ये राघोवा आपके रघुनाथ राव के पुत्र होते हैं, पेशवा बाजीराव द्वितीय। चूँकि ये अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बने होते हैं। इसके साथ ही बाजीराव द्वितीय जो होते हैं एक अयोग्य शासक के रूप में उभर के आते हैं। ये इनके समय में जो इनके प्रधानमंत्री अर्थात जो पीएम हुआ करते थे नाना फडणवीस, ये अपने ही प्रधानमंत्री से ईर्ष्या जलन की भावना रखते थे। और जैसे ही 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु होती है तो ये जो आगे का सत्ता होता है उसे चलाने में अपनी मनमानी करते हैं। साथ ही साथ ये अपने ही राज्य में अपने मराठे सदस्यों के बीच में ही लड़ाई लगवाते हैं, यानी कि आपसी झगड़े करवाते हैं। यही सब कारण बनता है मराठों के आगे पतन का। इसके समय में पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय में एक घटना होती है, चूँकि दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर, ये आपके ग्वालियर के सिंधिया होते हैं और इंदौर के जो होलकर होते हैं वो पूना में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं, अर्थात पूना में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए वहाँ अधिकार जमाना चाहते हैं। वही जो दौलत राव सिंधिया होते हैं, दौलत राव सिंधिया का साथ बाजीराव द्वितीय देते हैं और बाजीराव द्वितीय इनका साथ देते हुए जो जसवंत राव होलकर होते हैं उनके भाई की हत्या कर देता है, जिससे जसवंत राव होलकर जो होता है वो पूना पे आक्रमण कर देता है इन दोनों के खिलाफ जो पेशवा होते हैं और सिंधिया, और दोनों को परास्त भी कर देते हैं। और पेशवा यहाँ से भागकर बसीन वाले क्षेत्र में शरण ले लेता है। बसीन वाले क्षेत्र में जाकर जहाँ एक जहाज में ये कुछ समय तक रुका हुआ होता है और अगले ही साल 1802 ईस्वी में एक बसीन की संधि कर लेता है। किसके साथ? तो ये अंग्रेजों के साथ करता है। तो इतना ये घटना आपको पेशवा बाजीराव द्वितीय का समय का ध्यान में रखना है कि दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर जो होते हैं पूना में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं, जहां सिंधिया का साथ बाजीराव द्वितीय देते हैं और इसी के क्रम में बाजीराव द्वितीय जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर देते हैं। और इससे गुस्सा होकर जो होलकर होते हैं वो पेशवा और सिंधिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं और इन दोनों को लगभग परास्त भी कर देते हैं। और जो पेशवा होते हैं बाजीराव द्वितीय वहाँ से फरार होकर बसीन वाले क्षेत्र में जा छुपते हैं और वहाँ अंग्रेजों के साथ एक बसीन की संधि कर लेते हैं जो 1802 ईस्वी में होती है। इस संधि के तहत, बसीन की संधि के तहत ये जो आपके बाजीराव द्वितीय होते हैं ये पूर्णतः अंग्रेजों के संरक्षण में चले जाते हैं। अंग्रेज इन्हें कई तरह के प्रलोभन भी देते हैं कि हम आपको फिर से पूना वाले क्षेत्र में स्थापित कर देंगे और आपके पूना का जो किला है यानी कि पूना में आपको संरक्षण भी हम देंगे। तो ये सारे कई बदलाव यानी कि कई तरह के प्रलोभन आपको बसीन की संधि के तहत जो अंग्रेज होते हैं वो बाजीराव द्वितीय को देते हैं। अर्थात एक तरह से कह सकते हैं कि बाजीराव द्वितीय ही थे जिन्हें मराठा पतन का श्रेय जाता है, यानी कि मराठों के पतन जो शुरू हो गया था जो श्रेय जाता है मुख्य रूप से इन्हीं को जाता है, बाजीराव द्वितीय को। इन्होंने बसीन की संधि के तहत सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। इतने अपमानजनक संधि के तहत जो कुछ अलग से मराठे सरदार होते हैं वो इस संधि के प्रति रोष, अपना क्रोध जताते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध
एक दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की घोषणा कर देते हैं और इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है जो 1803 से 1806 तक चलती है। इसमें मुख्य रूप से आपके जो अर्ध स्वतंत्र राज्य के रूप में जो भोसले होते हैं, जो सिंधिया होते हैं, जो होलकर होते हैं, वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करते हैं। लेकिन इस युद्ध में चूँकि जो अंग्रेज होते हैं वो धीरे धीरे काफ़ी मजबूत होते जाते हैं। जैसे दक्षिण वाले क्षेत्र में दक्षिण भारत के एरिया लॉर्ड वेलेस्ली जीत चुके होते हैं और लॉर्ड लेक के प्रयास से उत्तर भारत में मराठों को पराजित कर ये जीत चुके होते हैं। तो इसी प्रकार जो भोसले होते हैं वो अंग्रेज़ों के मध्य टिक नहीं पाते हैं और एक संधि करना पड़ता है। तो 1803 में भोसले और अंग्रेज के मध्य एक देवगांव की संधि होती है। अगले ही साल 1804 में सिंधिया और अंग्रेज के मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है। 1805 में होलकर और अंग्रेज के मध्य राजपुर घाट की संधि होती है। तो ये तीनों संधि आपको ध्यान रखना है, 1803, 1804, 1805। भोसले, सिंधिया, होलकर और तीनों में अंग्रेज। पहला भोसले देवगांव की संधि, सिंधिया सुरजी अर्जुन गांव की संधि और होलकर राजपुर घाट की संधि करते हैं। बाद में जो अंग्रेज होते हैं वो इनके जो कुछ क्षेत्र होते हैं वो वापस भी कर देते हैं अगले संधि के तहत। इसके बाद जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है वो 1817 से 1818 तक चलता है। ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध मुख्य रूप से जो गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत आते हैं उन्हीं के समय में होता है। ये जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो एक संधि के तहत एक संधि होता है तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में जो होता है 1817 में। 1817 में ग्वालियर की एक संधि होती है। चूँकि ग्वालियर में आपके सिंधिया होते हैं इसलिए ये संधि सिंधिया से होती है। तो ग्वालियर की संधि सिंधिया और अंग्रेज के बीच में होती है और इसमें ये शर्त रखा जाता है कि जो सिंधिया होंगे वो पिंडारियों के दमन में अंग्रेज़ों का सहयोग करेंगे। ये जो पिंडारी होते थे वो एक लड़ाकू के रूप में रहते थे और इन्हीं का दमन करने के लिए अंग्रेज जो सहयोग मांगते हैं वो सिंधिया से मांगते हैं ग्वालियर की संधि के तहत। इसके अलावा चंबल नदी से दक्षिण पश्चिम वाले राज्यों में अपना प्रभाव समाप्त करने की घोषणा करते हैं। इसके अलावा 1817 में ही पूना की एक संधि होती है जो पेशवा से होती है, पेशवा और अंग्रेज़ों के बीच में। और इसमें जो पेशवा होते हैं वो मराठा संघ की अध्यक्षता छोड़ देते हैं। हालांकि इस संधि के पहले 1816 में ही नागपुर की संधि होती है और चूँकि नागपुर में भोसले होते हैं और नागपुर की संधि के तहत जो आपके भोसले होते हैं वो भोसले आपके इस संधि को स्वीकार कर लिए होते हैं, अर्थात ये अंग्रेज़ों के शरण में रहते हैं। बाकी बाद में क्या होता है कि बाद में ये जो तीनों सिंधिया आपके भोसले और आपके जो होलकर होते हैं वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र की रचना कर इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं इस संधि तीनों की संधि का उल्लंघन करते हुए। तो पेशवा, भोसले और होलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं, लेकिन इस युद्ध में तीनों को करारी हार मिलती है और पेशवा को किड़की में, भोसले को सितबर्डी में और होलकर को महिदपुर में काफ़ी बुरी तरह से पराजित किया जाता है। और इस संघर्ष के बाद मराठा सैन्य शक्ति जो होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। और पेशवा, इसके बाद जो पेशवा बाजीराव द्वितीय होते हैं वो भी कोरेगांव और अष्टी युद्ध को हारने के बाद अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। कब? तो 1818 ईस्वी में। इसके बाद पेशवा का जो पद होता है वो अंग्रेज समाप्त कर देते हैं और बाजीराव द्वितीय जो होते हैं वो उन्हें कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर इन्हें पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया जाता है और जहां 1853 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय की अंततः मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार आपका मराठा साम्राज्य लगभग ख़त्म हो गया। तो आपको पिछले 3 वीडियो में हम लोग मराठा साम्राज्य का इतिहास काफ़ी बारीकी से और काफ़ी डिटेल से बता चुके हैं। तो इसका आप बार बार रिवीजन करिए और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो क्वेश्चन आपको से ज़रूर बनेगा ही बनेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो।